हेलो बच्चों, सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे आपका आईएएस हो जाए, चाहे आपका पीसीएस, चाहे आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक है, जिसका नाम है क्या? ब्लड रिलेशन, जिसको आप कहते हैं क्या? रक्त संबंध। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और सबसे बेसिक क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं कि ब्लड रिलेशन होता क्या है, तो आप क्या बताओगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लड रिलेशन होता क्या है, ब्लड रिलेशन होता क्या है, तो आप क्या बताओगे कि रक्त संबंध क्या होता है? रक्त संबंध क्या होता है? ठीक है, तो देखिए रक्त संबंध के अंदर हम को जो प्रश्न दिया रहता है उसका आंसर हमारी किसी न किसी जनरेशन में, किसी न किसी पीढ़ी को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये आप हो, ये क्या हो? आप हो। अब आप चाहे मेल होगे, चाहे क्या होगे? फीमेल होगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक पीढ़ी ऊपर बढ़ूं तो सबसे पहले कौन आएंगे? तो आपकी माता जी आएंगी, जिसको आप कहते हो मदर। ठीक है, सबसे पहले आपके माता जी आएंगी। ठीक है, और फिर कौन आएंगे? पिताजी आएंगे, जिसको आप क्या कहते हो? फादर कहते हो। ठीक है, तो अगर आपसे एक पीढ़ी ऊपर आगे बढ़ा जाए तो सबसे पहले माँ आएगी और फिर कौन आएंगे? पिताजी आएंगे। ठीक है, फिर अगर आपकी पीढ़ी से दो पीढ़ी ऊपर बढ़ा जाए तो अगर माँ की तरफ से ऊपर बढ़ेंगे तो कौन कौन मिलेंगे आपको? आपको मिलेंगे नाना जी और नानी जी। ठीक है, और अगर आप अपने पिताजी की तरफ से आगे बढ़ेंगे, अगर आप अपने पिताजी की तरफ से आगे बढ़ेंगे तो आपको कौन मिलेंगे? दादाजी और दादी जी। कौन मिलेंगे? दादाजी और दादी जी। ठीक है, दादा जिसको कहते हैं और दादी। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रैंड मदर। ठीक है, और इसको कहते हैं ग्रैंड फादर। ठीक है, ग्रैंड फादर। ठीक है, और इसके लिए भी ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर ही वर्ड यूज किया जाता है आज के डेट में। ठीक है, ये अलग बात है कि ये हमारे माता जी के साइड से हैं तो इनको मैटरनल ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर कहते हैं, और ये हमारे पिताजी की तरफ से हैं तो इनको पैटर्नल ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो आपकी पीढ़ी हो गई, आपसे एक पीढ़ी ऊपर आपके पिताजी और माताजी, आपसे दो पीढ़ी ऊपर अगर पिताजी की तरफ से आगे बढ़े तो दादाजी और दादी जी, और अगर माताजी की तरफ से आगे बढ़े तो नाना जी और नानी जी। ठीक है, अगर आपके खुद की पीढ़ी की बात करें, आपकी स्वयं की पीढ़ी की बात करें तो कौन कौन होगा? आपके भाई होंगे या बहन होंगे, यही तो होगा। कल को अगर सब कुछ अच्छा रहा और आपकी शादी हुई, ठीक है, आपकी शादी हुई तो आपकी वाइफ होगी और कौन होंगे? हस्बैंड होंगे। ठीक है, वाइफ होंगे और हस्बैंड होंगे, और भी सब कुछ अच्छा रहा तो कल के आपको क्या होंगे? बच्चे भी होंगे। ठीक है, तो देखिए ये मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया कि ब्लड रिलेशन के अंदर हम कुछ नहीं पढ़ते हैं, हम संबंधों के बारे में पढ़ते हैं, जो संबंध हमारे फैमिली से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और ब्लड रिलेशन में आपके पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर मेल और फीमेल में कौन कौन से लोग आते हैं, उनको बुलाने के लिए किन शब्दों का यूज करते हैं? आपके पीढ़ी से दो पीढ़ी ऊपर मेल और फीमेल में कौन कौन से लोग आते हैं, उनको बुलाने के लिए किन शब्दों का यूज करते हैं? और आपसे एक पीढ़ी नीचे मेल और फीमेल में कौन कौन से लोग आते हैं और उनको बुलाने के लिए किन शब्दों का यूज करते हैं? ये हमको जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आप ये पाओगे कि आपके प्रश्नों के आंसर इस टॉपिक के अंदर वही होंगे जो हम किसी शब्द को, किसी रिलेशन को पुकारने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शन में दादा होगा, दादी होगी, दामाद होगा, बहू होगा। ठीक है, तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि आखिर किस जनरेशन में कौन लोग आते हैं और उनको पुकारने के लिए किन शब्दों का यूज करते हैं, तभी आप रक्त संबंध के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ब्लड रिलेशन के टॉपिक के अंदर, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैमिली ट्री में
कि कौन कौन से लोग आएंगे और उनको बुलाने के लिए किन किन शब्दों का यूज करेंगे। तो अगला जो हमारा हेडिंग रहने वाला है उसका नाम है जनरेशन टेबल, जिसको कहते हैं पीढ़ी तालिका। क्या कहते हैं? पीढ़ी तालिका। ठीक है। अब देखिए पीढ़ी तालिका को अगर हम 3 कॉलम में डिवाइड करें तो पहला हो जाएगा आपका पीढ़ी, फिर हो जाएगा आपका पुरुष और फिर हो जाएगा आपका महिला। ठीक है। अब हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से पीढ़ी में कौन कौन से लोग आते हैं मेल और फीमेल में, और उनको बुलाने के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। किस पीढ़ी में कौन कौन से लोग आते हैं और हम उनको बुलाने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम आपके पीढ़ी से 2 पीढ़ी ऊपर चलें, आपके पीढ़ी से 2 पीढ़ी ऊपर चलें, तो पुरुष में सबसे पहले कौन आएगा? पुरुष में सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएंगे दादाजी और कौन आएंगे? नाना जी। ठीक है। अच्छा, हम इन शब्दों की इंग्लिश भी साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि आजकल क्या होता है एग्जाम में कि आपके ऑप्शन में ऐसे लिख देगा ग्रैंडफादर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे देगा नेफ्यू, ठीक है। तो अब आपका क्लियर होना चाहिए, हिंदी वाले में भी, हिंदी वाले प्रश्नों में भी आपके ऑप्शन में इंग्लिश वर्ड को ही लिख देता है, तो वहां पर आपको यह मालूम होना चाहिए कि ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है, नेफ्यू का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो हम लोग इंग्लिश भी लेके चलेंगे और साथ में हिंदी भी लेकर चलेंगे। ठीक है। तो चलिए, दादा और नाना दोनों के लिए इंग्लिश में जो वर्ड होता है वो होता है ग्रैंडफादर। क्या होता है? ग्रैंडफादर। अब आपके एग्जाम में मैटरनल और पैटर्नल नहीं लिखता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान ना होइएगा। ठीक है। जनरली दादा के लिए क्या होता है? पैटर्नल ग्रैंडफादर, और नाना के लिए क्या होता है? मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में वहां पर पैटर्नल और मैटरनल नहीं मिलेगा, वहां पर दादा और नाना दोनों के लिए क्या वर्ड यूज करेगा? ग्रैंडफादर। ठीक है। उसके बाद महिला में आपसे 2 जनरेशन ऊपर कौन आएगा? तो सबसे पहले आएंगी दादी जी और फिर आएंगी नानी जी, दादी और नानी। ठीक है। तो अब इसके लिए क्या यूज करेंगे? ग्रैंड मदर। क्या यूज करेंगे? ग्रैंड मदर। ठीक है। क्लियर है ना? तो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ठीक है। चलिए, अब अगर आपके पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर चले, अगर आपके पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर चले, ठीक है, 1 जनरेशन एबव चले, तो सबसे पहले पुरुष में कौन आएंगे? तो सबसे पहले पुरुष में कौन आएंगे? पिताजी आएंगे। फिर कौन आएंगे? चाचा जी आएंगे। फिर कौन आएंगे? मौसा जी आएंगे। फिर कौन आएंगे? फूफा जी आएंगे। फिर कौन आएंगे? मामा जी आएंगे। फिर सब कुछ सही रहा तो कौन आ जाएंगे? ससुर जी आ जाएंगे। ठीक है। इतने लोग तो आएंगे, पिताजी, चाचा जी, मौसा जी, फूफा जी, मामा जी और ससुर जी। ठीक है। चलिए, अब अगर इंग्लिश के शब्दों की बात करें, अगर इंग्लिश के शब्दों की बात करें तो सबसे पहले कौन आएंगे? फादर आएंगे। फिर कौन आएंगे? अंकल आएंगे। अब देखिए, अंकल में आपका ये सब कवर हो जाएगा, चाचा, मौसा, फूफा, मामा, अंकल में ये सभी लोग क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। फिर आएंगे ससुर, जिसको हम कहते हैं क्या? जिसको हम लोग कहते हैं फादर इल्ला। क्या कहेंगे? फादर इल्ला, फादर इल्ला, फादर इल्ला। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में लेकर चल रहे हैं। ठीक है। चलिए, अब अगर हम अपनी पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर चले तो महिला में कौन कौन आएंगी? तो सबसे पहले कौन आएगी? माँ आएगी। ठीक है। उसके बाद कौन आएगी? चाची आएंगी, मौसी आएंगी, मामी आएंगी, बुआ आएंगी। सब कुछ सही रहा तो कौन आएंगी? सासू माँ आएंगी। ठीक है। ये क्लियर है? अब देखिए, माँ के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? तो मदर, सभी लोग को मालूम होगा।
देखिए चाची, मौसी, मामी, बुआ सबके लिए एक ही वर्ड है और वो है क्या? आंटी। क्या है? आंटी। सास के लिए क्या हो जाएगा? सास के लिए हो जाएगा मदर इन लॉ। क्या हो जाएगा? मदर इन लॉ। ठीक है, तो क्लियर है ना सारी चीजें? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पिता, चाचा, मौसा, फूफा, मामा, ससुर, तो पिता के लिए फादर, अंकल में चाचा, मौसा, फूफा और मामा, ये सभी कवर हो जाएंगे, और फादर इन लॉ मतलब ससुर। ठीक है, उसी तरह मदर में माँ हो जाएगी, चाची, मौसी, मामी, बुआ, इन सबों के लिए आंटी हो जाएगी, और सास के लिए मदर इन लॉ। ठीक है, अब देखिए इन लॉ वाला एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो इन लॉ वर्ड है, ठीक है, अगर आप मेल पर्सन हैं तो आपकी जिससे शादी हुई होगी, मतलब आपकी वाइफ, अगर आप मेल पर्सन हैं, पुरुष हैं, तो आपकी जिससे शादी हुई होगी, मतलब आपकी पत्नी, आपके लिए पत्नी का घर लॉज होम। ठीक है, पत्नी के घर में लॉज होम हो जाएगा। ठीक है, पत्नी के पिताजी आपके लिए फादर इन लॉ, पत्नी की माताजी आपके लिए मदर इन लॉ, पत्नी की बहन आपके लिए सिस्टर इन लॉ, पत्नी का भाई आपके लिए ब्रदर इन लॉ। ठीक है, मतलब हमारी जिससे शादी हुई होती है, चाहे हम मेल हो चाहे फीमेल हो, हमारी जिससे शादी हुई होती है, उसका कोई भी रिलेशन हमारे लिए क्या वर्ड जुड़ा हो, क्या वर्ड जुड़ के कहलाएगा? इन लॉ वर्ड जुड़ के कहलाएगा। ठीक है, मतलब चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी जिससे शादी हुई है, उसके पिताजी आपके लिए फादर इन लॉ, उसके माताजी आपके लिए मदर इन लॉ, उसका भाई आपके लिए ब्रदर इन लॉ, उसके सिस्टर आपके लिए सिस्टर इन लॉ। ठीक है, क्योंकि पता है कि जैसे ही शादी हुई तो नियम कानून वहीं से लागू होना चालू हो जाता है, इसलिए उन सभी शब्दों में इन लॉ वर्ड जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारी पीढ़ी से 2 पीढ़ी ऊपर, हमारी पीढ़ी से 1 पीढ़ी ऊपर। अब आते हैं अपनी खुद की पीढ़ी में और ये देखते हैं कि हमारी खुद की पीढ़ी में कौन कौन से लोग आते हैं और उनको किन शब्दों से हम पुकारते हैं। तो लिखते हैं सेल्फ जनरेशन, स्वयं की पीढ़ी। ठीक है, स्वयं की पीढ़ी जिसको कहते हैं सेल्फ जनरेशन। इसमें सबसे पहले कौन आ जाएगा? तो इसमें सबसे पहले आएगा भाई। ठीक है, उसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा ममेरा भाई। ठीक है, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, मौसेरा भाई। ठीक है, उसके बाद कौन? फुफेरा भाई, फुफेरा भाई। ठीक है, भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई। ठीक है, उसके बाद आपका साला, जीजा, पति। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? स्वयं की पीढ़ी में। ठीक है, अब अगर इनके लिए शब्द यूज किया जाए, इनके लिए शब्द यूज किया जाए तो सबसे पहले तो हो जाएगा ब्रदर। क्या हो जाएगा? ब्रदर। उसके बाद क्या हो जाएगा? कजिन। उसके बाद क्या हो जाएगा? कजिन। कजिन में सभी लोग कवर हो जाते हैं, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, ये सब कजिन में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पति में हस्बैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हस्बैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इन शब्दों के लिए मैंने बताया था कि साला, जीजा, साला, जीजा, देवर, इन शब्दों के लिए क्या होता है? ब्रदर इन लॉ होता है। क्या होता है? ब्रदर इन लॉ। ठीक है, मैंने बताया था अभी कि जब शादी हो जाती है तो उसका कोई भी संबंध हमारे लिए इन लॉ होता है। ठीक है, नियम कानून के साथ होता है। चलिए आगे चलते हैं। महिला में देखिए, महिला में सबसे पहले सिस्टर होगी, बहन होगी हमारी। उसके बाद ममेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन। ठीक है, फुफेरी बहन। ठीक है, चचेरी बहन, ये सब। ठीक है, कजन में। उसके बाद शादी हुई होगी तो पत्नी हो जाएगी, फिर साली। ठीक है, फिर आपकी भाभी। ठीक है, फिर देवरानी, जेठानी, ननद, ये सब किस में आ जाता है? आपकी सिस्टर इन लॉ में। ठीक है, तो देखिए अगर इसकी इंग्लिश लिखें तो सबसे पहले हो जाएगा सिस्टर। ठीक है, उसके बाद इन सब के लिए क्या यूज होगा?
कजिन वर्ड यूज होगा। क्या यूज होगा? कजिन वर्ड यूज होगा, ठीक है। और पत्नी के लिए क्या वर्ड यूज होगा? वाइफ यूज होगा। क्या यूज होगा? वाइफ, ठीक है। और साली, भाभी, ठीक है, इन सभी के लिए, देवरानी, जेठानी, ननद, इन सभी के लिए क्या वर्ड यूज होगा? सिस्टर इन लॉ। क्या यूज होगा? सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो देखिए शब्दों को भी बिल्कुल अच्छे से जानते रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी पीढ़ी, हमसे एक पीढ़ी ऊपर, हमसे दो पीढ़ी ऊपर, ठीक है। अब चलते हैं और हमसे दो पीढ़ी नीचे चलते हैं, ठीक है। हमारी पीढ़ी तक हो चुका था ना, अब चलते हैं हमसे एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पुरुष ले लेते हैं और फिर हम ले लेते हैं महिला, ठीक है। तो हमसे एक पीढ़ी नीचे सबसे पहले कौन आ जाएगा? पुत्र होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद भांजा हो जाएगा, उसके बाद भतीजा हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? दामाद हो जाएगा, ठीक है। पुत्र, भांजा, भतीजा और दामाद। पुत्र के लिए क्या हो जाता है? सन होता है। भांजा और भतीजा दोनों के लिए वर्ड यूज होता है नेफ्यू। क्या यूज होता है? ठीक है, नेफ्यू। और दामाद के लिए क्या वर्ड यूज होगा? सन इन लॉ, सन इन लॉ। दामाद के लिए वर्ड यूज होगा सन इन लॉ, ठीक है। उसी तरह महिला में सबसे पहले क्या होगी? हमसे एक जनरेशन नीचे तो पुत्री होगी हमारी, उसके बाद भांजी, भांजी, भतीजी, ठीक है। और उसके बाद कौन हो जाएगी? बहू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, पुत्री के लिए क्या यूज होते हैं? डॉटर, डॉटर, ठीक है। भांजी और भतीजी दोनों के लिए नींस ये वर्ड यूज होता है। क्या यूज होता है? नींस। और बहू के लिए क्या यूज होता है? डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ। क्लियर है? चलिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमसे एक पीढ़ी नीचे महिला और पुरुष में, ठीक है। अब हमसे दो पीढ़ी नीचे, एग्जाम में हमसे दो पीढ़ी ऊपर और दो पीढ़ी नीचे तक का ही पूछा जाता है। तो हमसे दो पीढ़ी नीचे पोता या पौत्र होगा, ठीक है, और नाती होगा, ठीक है। पोती या पौत्री, और दूसरा कह सकते हैं नतनी, नतनी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पोता के लिए क्या यूज होता है? ग्रैंड सन। क्या यूज होता है? ग्रैंड सन। और पोती के लिए क्या यूज होता है? ग्रैंड डॉटर। क्या यूज होता है? ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, ठीक है। ये तो होता है पोता या पोती के लिए, पोता या पोती। तो देखिए पोता और नाती इन दोनों के लिए, देखिए पोता क्या हो जाता है? जो हमारे पिताजी की तरफ से हमारे पापा जी, फिर उधर से जो नीचे आते हैं वो हो जाता है पोता, और जो हमारे नाना जी की तरफ से नीचे आता है वो हो जाता है नाती, ठीक है। पौ से पिताजी, पौ से पोता, ना से नाना जी, ना से नाती, ठीक है। इसी तरह जो हमारे दादी जी की तरफ से होगा वो पोती, और जो हमारे दादा या दादी और जो हमारे नाना या नानी की तरफ से हो जाएगा वो हो जाएगा नतनी, ठीक है। तो ये तो है जनरेशन टेबल, मतलब हमसे दो पीढ़ी ऊपर और हमसे दो पीढ़ी नीचे मेल और फीमेल में कौन कौन से लोग आते हैं और उनको बुलाने के लिए हम किन शब्दों का यूज करते हैं। तो ये शब्द बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोट डाउन करा लिया, क्योंकि आपके एग्जाम में दोनों लैंग्वेज का यूज कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है। चलिए अब अगला हेडिंग डालते हैं। देखिए आपको एग्जाम में किसी भी प्रश्न का, कैसा भी प्रश्न आ जाए, चाहे इजी आ जाए, चाहे टफ आ जाए, चाहे कैसा भी आ जाए, आपको सबसे पहले उस प्रश्न का फैमिली ट्री बनाना है। क्या बनाना है? फैमिली ट्री बनाना है, और उसी के आधार पर अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। कभी भी आप डायरेक्टली प्रश्न पढ़कर अपने दिमाग में चीज़ों को एज्यूम करके मत आंसर देने लगिएगा, ठीक है। क्योंकि ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है कि जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूं, अगर आप उसको एक बार समझ लेंगे तो कैसा भी प्रश्न आ जाए आप 100% एकदम सही आंसर निकालेंगे। लेकिन उस मेथड को फॉलो करेंगे
तभी, ठीक है। अगर अपना दिमाग लगाने लगे तो इस इजी टाइप के प्रश्न को भी आप एग्जाम में गलत कर कर चले आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, फैमिली ट्री बनाना है। अब कहोगे सर ये फैमिली ट्री क्या आ गई और इसको कैसे बनाते हैं, तो देखिए फैमिली ट्री बनाने के लिए किस सेंस में किन शब्दों का यूज करते हैं, किन संकेतों का यूज करते हैं, उसको हम एक बार आपको नोट डाउन करवा दे रहे हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिए। चलिए अब देखिए, तो हेडिंग डालते हैं फैमिली सिंबल्स यूज्ड फॉर फैमिली ट्री, सिंबल यूज्ड फॉर फैमिली ट्री, सिंबल्स यूज्ड फॉर फैमिली ट्री। फैमिली ट्री बनाने के लिए फैमिली ट्री बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले संकेत, प्रयुक्त होने वाले संकेत, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके प्रश्न में किसी मेल पर्सन की बात हो रही हो, ठीक है, किसी पुरुष की बात हो रही हो, तो आप उसका नाम लिख के या तो लगा दीजिएगा प्लस साइन या तो रखिएगा उसको चतुर्भुज के अंदर, ठीक है। अगर आपके प्रश्न में किसी मेल पर्सन की बात हो रही हो, किसी पुरुष की बात हो रही हो, तो आप उसका नाम लिख के उसके ऊपर लगा दीजिएगा प्लस साइन या तो उसको रखिएगा चतुर्भुज के अंदर, ठीक है। अब देखिए, कभी भी आप नाम से मत डिसाइड करिएगा कि वो मेल है या फीमेल है, जब तक कि क्वेश्चन का संबंध आपको ये ना बता दे कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। आप जैसे राजेश बोल दिया, तो ये नहीं कि राजेश आप पुरुष लग रहा तो उसको पुरुष अपने आप लिख दिया। आपका प्रश्न ये बताना चाहिए कि राजेश क्या है, मेल है, ठीक है। अब देखिए, आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो जैसे अगर आपसे कहे कि गीता रमेश की पत्नी है, गीता क्या है, रमेश की क्या है, पत्नी है, तो अब इस लाइन से ये क्लियर है कि रमेश उसका क्या होगा, पति होगा। भाई अगर गीता रमेश की पत्नी है तो फिर ऑटोमेटिक रमेश इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। अब जब कोई किसी का पति होता है तो वो क्या होता है, मेल होता है। तो अब इस लाइन से क्लियर है कि रमेश क्या है, मेल है, इसलिए हमने रमेश का नाम लिख के क्या लगा दिया, प्लस साइन। और या तो रमेश को किसके अंदर रख दीजिए, या तो रमेश को रख दीजिए किसके अंदर, चतुर्भुज के अंदर। क्लियर है। इसी तरह अगर आपके प्रश्न में फीमेल पर्सन की बात हो रही हो, किसकी आप बात हो रही हो, फीमेल पर्सन की, जिसको कहते हैं महिला, तो महिला के केस में क्या करेंगे, या तो उसका नाम लिख के माइनस साइन लगाइएगा या तो उसको रखिएगा वृत्त के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि रमेश किसकी पत्नी थी, रमेश गीता की पत्नी थी, तो गीता लिख के माइनस साइन लगा दीजिएगा या तो गीता रखिएगा किसके अंदर, सर्किल के अंदर, क्योंकि अगर कोई किसी की पत्नी होगी तो फीमेल ही तो होगी, ठीक है। चलिए, अगर आपके प्रश्न में विवाहित जोड़े की बात हो रही होगी, किसकी, विवाहित जोड़ा, विवाहित जोड़ा जिसको कहते हैं क्या, मैरिड कपल, ठीक है। तो अगर आपके प्रश्न में मैरिड कपल की बात हो रही होगी, विवाहित जोड़े की बात हो रही होगी, तो आप उसका नाम लिख के क्या लगा दीजिएगा, इक्वल का साइन लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर प्रश्न में हस्बैंड और वाइफ की बात हो रही होगी, जैसा कि यहां पर है, रमेश और गीता क्या थे, पति पत्नी, तो इसलिए हमने इनके बीच में क्या लगा दिया, इक्वल का साइन लगा दिया, ठीक है। रमेश और गीता क्या है, पति पत्नी, इसलिए इनके बीच में क्या लगा दिया, इक्वल का साइन लगा दिया। क्लियर है। तो मेल के लिए प्लस या चतुर्भुज, फीमेल के लिए माइनस या सर्किल, और विवाहित जोड़े के लिए किसका साइन, इक्वल का साइन, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके प्रश्न में खुद की पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर या नीचे जाना हो, ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर जाना हो या नीचे आना हो, ठीक है,
तो आपको यूज करना है एक सिंगल रेखा का, और रेखा कैसी होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। अगर आपको अपनी पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर और नीचे जाना हो तो आपको यूज करना है एक लंबवत रेखा का, ठीक है। जैसे अगर रमेश और गीता का एक पुत्र होता जिसका नाम सुरेश होता, तो आप क्या करते, रमेश हो गया, ये गीता हो गया, ये इसका पति था, ये इसकी पत्नी थी, और इन दोनों का पुत्र कौन है, सुरेश है। तो यहाँ से भी एक लाइन खींचिएगा, यहाँ से भी एक लाइन खींचिएगा, और सुरेश होगा तो इन दोनों के पीढ़ी से एक जनरेशन नीचे होगा, तो यहाँ पर कौन हो गया, इन दोनों का पुत्र हो गया, ठीक है। तो अगर अपनी पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर जाना हो तब भी एक लंबवत रेखा, और अपनी पीढ़ी से एक पीढ़ी नीचे आना हो तब भी आपको एक लंबवत रेखा का प्रयोग करना है, ठीक है। अगर अपनी पीढ़ी के लोगों को प्रदर्शित करना है, स्वयं की पीढ़ी के लोगों को प्रदर्शित करना है, सेल्फ जनरेशन के लोगों को प्रदर्शित करना है, सेल्फ जनरेशन के लोगों को प्रदर्शित करना है, तो आपको यूज करना है एक क्षैतिज रेखा का। किसका यूज करना है, एक क्षैतिज रेखा का। अब स्वयं की पीढ़ी का मतलब कौन, हमारा भाई हो गया, हमारी बहन हो गई, ठीक है। इन सबको यूज करना है किससे, एक क्षैतिज रेखा से, ठीक है, एक हॉरिजेंटल लाइन से, पति पत्नी को इक्वल के लाइन से, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। ये आपके 5 संकेत हो गए। इन 5 संकेतों के माध्यम से किसी प्रकार का भी प्रश्न हो, आप बिल्कुल इजीली फैमिली ट्री को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसको आप गांठ बांध करके अपने दिमाग में घुसा लीजिए। और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो यहां पर आप समझिएगा हमारे साथ। नोट डाल के लिखिए। एक है आपका फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का कॉन्सेप्ट। अगर आपके प्रश्न में और आ रहा हो, लेकिन आ रहा हो, जबकि आ रहा हो, या कुछ ना भी आ रहा हो, केवल कॉमा आ रहा हो, तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती हैं किसको, फर्स्ट पर्सन को, जिसको कहते हैं प्रथम व्यक्ति को, ठीक है। कौन कौन सा, बट, वाइल और एंड, ठीक है, या कुछ ना भी तो कॉमा। और अगर आपके प्रश्न में जो आ रहा हो या जिसका आ रहा हो, जिसको कहते हैं हु या हुज, क्या कहते हैं, हु या हुज, तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती हैं किसको, सेकेंड पर्सन को, दूसरे व्यक्ति को, ठीक है। या ढेर सारे लोग होंगे तो किसको, लास्ट पर्सन को। अगर ढेर सारे लोग होंगे तो किसको, लास्ट पर्सन को, ठीक है। तो अगर आपके प्रश्न में और आ जाए, लेकिन आ जाए, जबकि आ जाए, तो ये सारी चीजें फर्स्ट पर्सन के लिए, और अगर आपके प्रश्न में जो और जिसका आ जाए तो ये सारी चीजें सेकंड पर्सन के लिए, और अगर ढेर सारे लोग होंगे तो लास्ट पर्सन के लिए, ठीक है। अब देखिए, ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है क्या चीज, यह भी आपको जानना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है क्या चीज। ये क्या बता दिया सर ने, तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि देखिए कितनी बड़ी चीज है। जैसे आपसे कहे कि राम सुरेश का भाई है, राम सुरेश का क्या है, भाई है, और गीता का पति है, और क्या है, गीता का पति है। समझिएगा कॉन्सेप्ट को कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है क्या चीज, ठीक है। अब अगर आपको इतनी लाइन का फैमिली ट्री बनाना हो, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होता क्या है, आपकी लाइन यहां से स्टार्ट हुई, राम सुरेश का भाई है, तो इस पंक्ति में सबसे पहले कौन आया, तो आप कहोगे सर कौन आया, राम आया। तो जो भी पंक्ति में सबसे पहले आता है वो हो जाता है क्या, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। उसके बाद कौन आया, सुरेश आया, तो उसके बाद सुरेश आ रहा है तो सुरेश क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन, ठीक है। अब आपकी लाइन आगे बढ़ रही है और यहां पर कौन सा संयोजक आ रहा है, यहां पर और संयोजक आ रहा है, मतलब इन दोनों वाक्यों को यूज करने के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, और कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है।
तो अगर और आता है तो वो किसके लिए होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। मतलब और के बाद जो कुछ भी कहानी लिखी होगी वो किसके बारे में लिखी होगी, प्रथम व्यक्ति के बारे में लिखी होगी। ठीक है, अब देखिए अगर इसका फैमिली ट्री आप बनाएंगे तो देखिए राम सुरेश का भाई है, तो राम क्या है, भाई है, भाई है तो क्या होगा, मेल होगा। किसका भाई है, सुरेश का भाई है। ठीक है, चलिए देखिए अब हमने सुरेश के ऊपर नाम से हमने प्लस या माइनस साइन अपने मन से नहीं लगा दिया। राम तो भाई था तो राम के ऊपर हमने प्लस का साइन लगा दिया, लेकिन सुरेश इसका क्या है भाई, राम भाई है ना सुरेश का, तो भाई का भी हो सकता है और बहन का भी हो सकता है, तो हम इस नाम से हम इसके ऊपर प्लस या माइनस साइन लगा नहीं देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या आ गया, और आ गया। और किसके लिए होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। और मतलब राम किसका पति है, गीता का पति है। तो ये राम के बारे में और एक चीज और कह रहा है कि ये पति है किसका, गीता का, तो गीता इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। आई बात समझ में। तो इतनी कहानी का ये हो गया फैमिली ट्री। अब देखिए चीजें कैसे बदलती है। अगर मैं इसी सेंटेंस को कुछ इस प्रकार लिख दूं कि राम सुरेश का भाई है जो गीता का पति है, जो गीता का क्या है, पति है। ठीक है, अब देखिए इसी लाइन को मैंने इस प्रकार लिख दिया। अब इसका अगर मैं फैमिली ट्री बनाऊं तो राम क्या है, भाई है, भाई है तो क्या होगा, मेल होगा। किसका भाई है, सुरेश का भाई है, जो गीता का पति है। अब यहां पर जो आ गया ना, तो देखिए मैंने बताया था कि लाइन स्टार्ट होती है, सबसे पहले जो आता है वो हो जाता है फर्स्ट, उसके बाद जो आता है वो हो जाता है सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले राम आया तो राम हो गया फर्स्ट, उसके बाद सुरेश आया तो सुरेश हो जाएगा सेकंड। अब उसके बाद यहां पर जो आ रहा है, तो जो के बाद की जो कहानी है, ये कहानी ये किसके लिए होगा, सेकंड पर्सन के लिए होगा। ठीक है, मतलब गीता का पति कौन हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। तो देखिए सुरेश क्या हो गया, पति हो गया, पति होगा तो क्या होगा, मेल होगा। किसका पति है, गीता का पति, और गीता इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर और जो, इन दोनों के कॉन्सेप्टों के यूज मात्र से ही फिगर पूरा क्या हो गया, बदल गया। अब अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप इस टाइप के प्रश्न में पत्नी किसी और की होगी और बना दोगे किसी और की। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आई बात समझ में। देखिए फिर से, राम सुरेश का भाई है, तो राम क्या था, भाई था, तो हमने इसके ऊपर प्लस साइन लगा दिया। किसका भाई है, सुरेश का भाई है, तो हमने नाम से सुरेश के ऊपर प्लस या माइनस साइन अपने मन से लगाया नहीं। और तो और किसके लिए होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। मतलब इस राम के बारे में एक चीज और कह रहा है कि राम क्या है, पति है किसका, गीता, क्योंकि और आता है तो और किसके लिए होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। और प्रश्न की लाइन में जो सबसे पहले आता है वो हो जाता है फर्स्ट, और उसके बाद आता है तो वो हो जाता है सेकंड। तो और के बाद जो कुछ भी कहानी होगी वो किसके लिए होगी, फर्स्ट पर्सन के लिए होगी। ठीक है, तो ये आपका फिगर हो गया इस प्रकार से, और ये आपका फिगर हो गया इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं कि फैमिली ट्री में किस रिलेशन में कौन कौन से संबंध आते हैं, उनको बुलाने के लिए किन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, ये चीज आपने क्लियर कर रखी होगी। ठीक है, फिर आपका फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। और फिर इसके बाद हम लोगों ने फैमिली ट्री बनाने के लिए किन किन शब्दों का यूज करते हैं, ठीक है, किन किन संकेतों का यूज करते हैं, ये भी हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर अगले पार्ट में। ठीक है, देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में जो इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला तो आपका होगा साधारण प्रश्न, पहला होगा साधारण प्रश्न, जिसको आप कह सकते हो सिंपल क्वेश्चन। दूसरा होगा तस्वीर आबलिक फोटो पर आधारित प्रश्न, दूसरा होगा तस्वीर आबलिक फोटो पर आधारित प्रश्न, तस्वीर आबलिक फोटो पर आधारित
आधारित प्रश्न, और तीसरा होगा संकेतों और निर्देशों पर आधारित प्रश्न। तीसरा होगा संकेतों एवं निर्देशों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, संकेतों एवं निर्देशों पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो देखिए आजकल जो आपका ये है ना, ये वाला जो टॉपिक है जिसको आप कहते हैं कोडिंग ब्लड रिलेशन, ठीक है, ये आजकल आपके यूपीएसआई के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको कहते हैं क्या, कोडिंग ब्लड रिलेशन, कोडिंग ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो ये ऊपर के जो दो टाइप थे ये पहले बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन आज की डेट में आपका जो संकेतों और निर्देशों पर आधारित प्रश्न है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कोडिंग ब्लड रिलेशन, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम इसका जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।